हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लासेस कैंपस में। और मैं नीरज शर्मा, जो पिछले लेक्चर में आपको केमिस्ट्री भी बताया था और उसका एक पार्ट क्लियर हो चुका था। अगला पार्ट जिसमें हम बफर का जिक्र करते हुए छोड़ रहे थे पिछले पार्ट में, उसको आगे बढ़ाएंगे आज हम कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। इससे पहले हमने पीएच तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन से पहले आपको जानना होगा कि सॉल्यूशन आखिर होता क्या है, क्या मीनिंग है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर बना होता है। तो हम पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसे आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि हम डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशन बनाना सीख रहे हैं, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन दो तरह से होता है। एक सॉल्यूशन होता है आपका हेटेरो यानी कि विषमांगी, और एक होता है होमो यानी कि समांगी। हेटेरो का मतलब क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक लेयर बन जाए। ये जो लेयर है, इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन पूरी तरह से एक दूसरे में घुला हुआ नहीं है। जैसे कि रेत और पानी के ऊपर वाला आप पानी मान लो और नीचे वाला रेत, तो ये होगा आपका हेटेरो सॉल्यूशन, विषमांगी। विषमांगी सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है हमारा होमो सॉल्यूशन यानी कि समांगी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हिंदी विलयन, विलयन, विलयन माने सॉल्यूशन। होमो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे विलयन जिनमें घुलने वाली चीज और जिसमें घोला जा रहा है दोनों एक साथ इस तरह से मर्ज हो जाएं कि आप बता नहीं सकें कि ये अलग अलग हैं, उसे कहते हैं होमोजेनियस या फिर समांगी विलयन। जैसे कि चीनी और पानी का सॉल्यूशन। तो अगर हमें इसमें चीनी प्लस पानी डालकर मिक्स कर दूं तो ये बनेगा समांगी विलयन यानी होमो सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड रहता है, हेटेरो और होमो। अगर उसमें लेयर है यानी कि एक दूसरे में पूरी तरह से नहीं घुले हैं, नहीं डिसॉल्व हुए हैं, तो वो हेटेरो सॉल्यूशन। और अगर पूरी तरह से एक दूसरे में घुल गए हैं तो वो होमो सॉल्यूशन। अब इसके आगे बताते हुए सॉल्यूशन जो होता है, अब उसकी डेफिनेशन अगर आप लिखोगे, सॉल्यूशन जो घुलने वाली चीज है उसे बोलते हैं विले। विले, घुलने वाली चीज, घुलने वाली चीज उसे बोलते हैं विले। इंग्लिश में बोलते हैं उसे सोल्यूट। प्लस जिसमें इस विले को घोला जा रहा है उसे बोलते हैं विलायक। जिसमें विलय को घोला जाए उसे बोलते हैं विलायक। इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन, विलयन। तो आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मतलब विलय और विलायक को मिलाकर बनने वाली चीज को हम बोलते हैं सॉल्यूशन यानी विलयन। सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब इसके आगे बफर सॉल्यूशन पाए जाते हैं ज्यादा समय लेते हुए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कुछ भी समझ में आए वो करते रहो लगातार। कमी हमें पता पड़नी चाहिए ना कि हम क्या कमी कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें अम्ल यानी कि एसिड या क्षार यानी कि बेस की अल्प यानी कि सूक्ष्म
मात्रा डालने पर उस विलयन का, किस विलयन का, जो बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस विलयन का पीएच, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में बताया, पीएच होता क्या है, पीएच मतलब किसी भी सॉल्यूशन की, है लिख देता हूं मैं, किसी भी विलयन की अम्लीयता का ज्ञान, अम्लीयता या क्षारीयता का ज्ञान ही पीएच है, पीएच है। ठीक है दोस्तों, तो उस विलयन का पीएच चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, आरक्षित रहता है। आरक्षित मीन्स रिजर्व, आरक्षित यानी कि रिजर्व रहता है, बफर सॉल्यूशन या फिर बफर विलयन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें एसिड या फिर बेस की छोटी सी मात्रा अगर हम गलती से डाल दें, या फिर जैसा कि हमारा कोई एनवायरनमेंट में सॉल्यूशन खुला हुआ रखा है, तो एटमॉस्फेरिक रीजन के कारण भी उसका पीएच चेंज हो सकता है। इसलिए बफर सॉल्यूशन को हमें ढक के या एल्यूमिनियम फॉइल लगा कर रखना चाहिए। तो अगर उस विलयन में गलती से थोड़ा सा अमाउंट पीएच का चेंज करने के लिए हम डाल दें एसिड या बेस, तो वो चेंज नहीं होगा, यानी कि उस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो रिजर्व रहेगा। तो इस तरह के सारे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशंस। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। और इससे आगे सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हुए ही एक और टर्म आती है सूचक। सूचक, सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर्स। ये सूचक क्या होते हैं? ये सूचक होते हैं इंडिकेटर, यानी कि जब भी केमिकल की कोई रिएक्शन कराई जाती है टाइट्रीमेट्रिक तरीके से। टाइट्रीमेट्रिक का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए हम टाइट्रेशन मेथड को फॉलो करते हैं। उस टाइट्रेशन मेथड में हम सूचक डालते हैं। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया को पूरा करने या पूरा हो जाने का संकेत देते हैं, जिसमें ये सॉल्यूशन यानी विलयन का रंग बदल देते हैं। उन्हें सूचक कहते हैं। यानी कि अगर कोई रिएक्शन हम करा रहे हैं और उस रिएक्शन को कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो थिंग चाहिए कि जिस समय पता पड़ जाए कि भाई हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सूचक को, इंडिकेटर्स को। इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। अगर हमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको टाइट्रेशन करना है, यानी कि इसको रिएक्ट कराना है हमें किसके साथ? NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हम इसमें डाल देंगे मिथाइल ऑरेंज नाम का एक, मिथाइल ऑरेंज, ये इंडिकेटर होता है। ये बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर डालने पर जब इसकी इस HCl की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल के कराएंगे तो इसका रंग पीला हो जाएगा, यानी कि आपका गुलाबी से पीला। यानी कि जब HCl हमने एक अपने बीकर में ले लिया और उस HCl में मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूंदे डालेंगे
तो वो गुलाबी कलर का हो जाएगा, और जब हम उसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पीले रंग में। तो मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, जैसे ही वो पीले रंग में कन्वर्ट होगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यही काम रहता है इंडिकेटर्स का। तो अगला देखते हैं हम मोलैरिटी सॉल्यूशन। उससे अगला होता है नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन, और नंबर 3 मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी सॉल्यूशन। जब भी हमें कोई रिएक्शन को कंप्लीट कराना होता है तो उसके लिए हम अपने कुछ रिएजेंट बनाते हैं, उन रिएजेंट की मदद से ही हम अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। उन रिएक्शनों को बनाने के लिए कुछ टर्म्स होती हैं, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ को बनाने के लिए उनका सफिशिएंट अमाउंट लेके सफिशिएंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, उसी से उनकी स्ट्रेंथ का हमें पता लगता है, और उन स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स से। नंबर 1 मोलैलिटी सॉल्यूशन, नंबर 2 नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन, नंबर 3 मोलैलिटी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बताते हैं कि हमने इतने ग्राम यानी कुछ ग्राम अमाउंट सॉल्यूट पार्टिकल का लेकर और इतने ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया है। तो उसमें पहली डेफिनेशन देखेंगे हम मोलैलिटी सॉल्यूशन। मोलैरिटी सॉल्यूशन, मोलैरिटी सॉल्यूशन कैसे बनते हैं? मोलैरिटी सॉल्यूशन में मतलब ग्राम संख्या को लेकर 1 लीटर में डिसॉल्व करना, यानी कि घोलना, उससे तैयार विलयन या सॉल्यूशन को कहते हैं मोलैरिटी विलयन या फिर मोलैरिटी सॉल्यूशन। हिंदी में नाम उसका मोलर विलयन। अब ग्राम संख्या को लेकर, ग्राम संख्या को लेकर मैंने इसलिए लिखा, याद करने में आसानी होगी। बस इस ग्राम संख्या के ऊपर विलय लिख देना आपको, विलय, विलय की ग्राम संख्या को लेकर 1 लीटर में, 1 लीटर क्या है? ये होता है आपका विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। ये हो गया आपका सॉल्यूट, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यानी कि विलय के ग्राम संख्या को लेकर 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से या डिसॉल्व उससे तैयार विलयन या सॉल्यूशन को कहते हैं मोलैरिटी सॉल्यूशन या फिर मोलरता विलयन, मोलर विलयन। कितना आसान है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखेंगे, इसका एक एग्जांपल देख लो। जैसे कि हमें 1 मोलर का NaOH सॉल्यूशन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना, सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, 1 मोलर का सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, अगर 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अगर 40 ग्राम NaOH को लेकर मैं 1 लीटर वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट है, और ये जो ग्राम मॉलिक्यूल है ये हमारा सॉल्यूट यानी कि विलय, और ये विलायक, घोलने वाली चीज घोलने में डाल दो, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालकर इससे जो तैयार सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 मोलर का
NaOH का सॉल्यूशन ऐसे बनते हैं। तो ग्राम सॉल्यूट घोलने वाली चीज 1 लीटर, इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना वो मोलर सॉल्यूशन बना। ठीक है, इसके बाद अगली टर्म आती है आपकी नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी कि नॉर्मेलिटी वाले, नॉर्मेलिटी या नॉर्मल या हिंदी में नॉर्मलता, विलियन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता, इसमें हम अपनी मोलरिटी में ले लेते ग्राम अणुओं की संख्या, यानी कि किसी भी विलियन की ग्राम में संख्या। इसमें क्या लेते हैं हम? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि तुल्यांकी भार वाले विलेय कण को 1 लीटर विलायक में घोल देने से बनने वाला विलयन ही नॉर्मलता विलयन है। अब क्या डिफरेंस है? उसमें मैंने मोलरिटी में लिख दिया ग्राम नंबर्स, मोलरिटी में लिखा, इसमें लिख दिया मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी कि तुल्यांकी भार वाले विलेय कण। इनमें क्या अंतर है? इसमें ये अंतर होता है कि जब भी हम कोई रिएजेंट बनाते हैं तो वो रिएजेंट डिपेंड होता है अपने ऊपर उपस्थित आयनों की वजह से। जैसे कि सोडियम पे प्लस का 1 चार्ज होता है, कैल्शियम पे प्लस का 1 चार्ज होता है, ठीक है। SO4 सल्फेट होता है, उसमें माइनस का 1 चार्ज होता है, ठीक है। इस तरह क्लोरीन है, उसको माइनस का 1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन है, उसको प्लस का 1 चार्ज होता है। तो जब भी हम नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके ऊपर उपस्थित जितने भी आयन हैं उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी अमाउंट हमारा आएगा उसको ही बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे हमें कि HCl का 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, HCl का 1 मोलर का सॉल्यूशन, सॉरी 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना, 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना आपको। HCl का 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाने के लिए, HCl का 1 मोलर का बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 85 ml HCl की। और अगर आपको नॉर्मल का बनाना तो आप क्या करेंगे? HCl, H पे प्लस का 1, Cl पे माइनस का 1, दोनों इक्वल है। अगर हम इसके 85 में डिवाइड बाई 1 करेंगे तो कितना आएगा? 85। तो 85 ml को 1 लीटर में डिसॉल्व करने पर 1 नॉर्मल का बना। ये तो हो गया सिंपल, क्योंकि हर चीज मैथमेटिकली 1 से समझ आ जाती है, तो 1 से। अब अगर हम देखें भाई किसी को कम कैसे करें, इक्विवेलेंट को, इसका अगर दूसरा एग्जांपल आप देखोगे, H2SO4, यानी कि H2SO4 इसका है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका 1 नॉर्मल का बनाना हमें भाई। 1 नॉर्मल का बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे 1 मोलर के लिए 54 ml की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 नॉर्मल के लिए क्या करेंगे हम? H2 यानी कि 2H प्लस, इस पे कितने H प्लस है? यानी कि 2H प्लस है। तो हम क्या करेंगे? इस 54 ml को डिवाइड बाई 2, तो कितना बैठा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 27 ml लेकर के 1 लीटर में डिसॉल्व कर देंगे, सिंपल। तो ये बन जाएगा आपका 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? अब इससे एक और फॉर्मूला इसका निकाल होता है, नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइड बाई एसिडिटी और बेसिसिटी।
यानी कि नॉर्मलता अगर हमें किसी सॉल्यूशन की निकालनी है और उसकी मोलरिटी हमें पता है, तो आप क्या करोगे, मोलरिटी डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, यानी जितनी उसमें एसिडिटी है उससे या फिर जितनी उसमें बेसिसिटी है उससे डिवाइड मार देंगे। और इसके बाद एक लास्ट है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, वो बहुत कम यूज होती है लेकिन यूज होती है, उसे और देख लेते हैं बहुत जल्दी, ज्यादा समय ना लेते हुए। मोलैलिटी सॉल्यूशन, इसमें यानी कि मोलैलिटी ये बिल्कुल मोलैलिटी की तरह रहती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें जो ग्राम मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, मोलैलिटी में भी ग्राम मॉलिक्यूल्स, इसमें भी ग्राम मॉलिक्यूल्स जो हम लेते हैं, मोलैलिटी में हम डिसॉल्व करते हैं तो सब 1 लीटर यानी कि जो लिक्विड वाला सॉल्वेंट है, इसमें हम इसे 1 लीटर की जगह 1 किलोग्राम में ही मिक्स करेंगे। और 1 किलोग्राम यानी ग्राम मॉलिक्यूल्स को 1 किलोग्राम में सॉलिड में मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन हमारा बनता है उसे कहते हैं मोलैलिटी। तो आज हमारे ये जो रिएजेंट होते हैं उनका टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इससे आगे जो आगे इन सारे रिएजेंटों का यूज कैसे करते हैं वगैरह वगैरह वो सब आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।